Morning once again. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9 chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. One part has already completed. Today we are going to discuss about part 2. इसका फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा. आज अपन पार्ट 2 शुरू करेंगे. उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. तो किस प्रकार से ये चैप्टर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, जिसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ तक जिन्होंने कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है वो दिया था, E=mc², उन्हीं का दिया हुआ फॉर्मूला है. आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे. आगे देखो, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब ये कह रहा है भाई, जब अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स की सबसे ज़्यादा कठिन समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए थे, तभी उनके जीवन में जो है फेलियर शुरू हो गया था. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. अल्बर्ट ये चाहते थे कि भाई वो मिलेवा से शादी कर ले, ठीक उनकी अध्ययन के बाद, उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसके विरुद्ध थी. शी थॉट मिलेवा वॉज 3 years older than her son. वो ये सोचती थी कि भी मिलेवा उसके बेटे से 3 साल उम्र में बड़ी है. वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा उम्र है. अक्सर ये सोचा जाता है कि लड़के की उम्र जो है वो लड़की की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए शादी के लिए, लड़की छोटी होनी चाहिए. लेकिन यहाँ मिलेवा 3 साल बड़ी थी. तो पहली दिक्कत तो यही थी कि उसकी माँ ये सोच रही थी कि ये तुम्हारी शादी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी उम्र तुमसे ज़्यादा है. She was also bothered by मिलेवाज इंटेलिजेंस, और दूसरी चीज़ वो मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी. She is a book like you, कि वो भी तो तुम्हारी तरह किताब ही है, तुम भी एक किताब की तरह हो, एक मशीन की तरह हो, और वो भी तुम्हारी तरह है. His mother said, उसकी माँ ने कहा, दोनों एक जैसे हो, क्या होगा, कैसे चलेगा, साथ में चलना मुश्किल है. और इसीलिए आइंस्टीन पुट ऑफ द वेडिंग, आइंस्टीन ने कुछ समय के लिए अपनी शादी को रोक दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और ये जोड़ा जो है अंततः 1903 में शादी कर लेता है. एंड हैड 2 sons, और इनके 2 बेटे होते हैं. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद द मैरिज फ्लैटर्ड, ये शादी का जो बंधन है ये कमजोर हो जाता है. मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस, और मिलेवा अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस जो है, महत्वाकांक्षा है, वो खोने लगती है. एंड बिकमिंग अनहैप्पी, और अब उदास दुखी रहने लगती है एक हाउसवाइफ के रूप में. अब यही हुआ जो आशंका उसकी माँ ने जाहिर की थी कि भाई दोनों तुम एक तरह से बुक जैसे हो, कैसे क्या होगा. वही हुआ कि इनकी शादी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सुखद नहीं रह पाई. तो हमारे लिए जो पेरेंट्स सोचते हैं वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से सोचते हैं, अपने अनुभव से सोचते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमारी सोच सही हो, क्योंकि हम सिर्फ कल्पना के आधार पे एक प्लानिंग बनाकर निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं. लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस उम्र से गुजर चुके हैं, और उनको पता है कि भाई हमारे लिए क्या सही है क्या गलत. तो वो अपने अनुभव से जो चीज़ बताएं उसको मान लेने में ही भलाई होती है. इन्होंने नहीं मानी, ये भुगत रहे हैं. देखो, आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, और कई सालों तक लगातार लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और 1919 में इस जोड़े ने डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और यहाँ आइंस्टीन ने एल्सा नाम की जो उसकी कजन थी वह उसी साल उससे शादी कर ली. अब देखो आगे क्या होता है. आइंस्टीन्स न्यू प्रपोजल, न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. अब यहाँ से आइंस्टीन का जो नया
पर्सनल चैप्टर शुरू होता है और इसकी पहचान जो है विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि होती है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में वो पब्लिश करता है, छापता है अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। वो इस थ्योरी का प्रकाशन करता है विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें कि वो ग्रेविटी के बारे में यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में नई तरीके से परिभाषित करता है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और जो एक्लिप्स हुआ 1919 का, उसने ये प्रूफ कर दिया कि भाई इसकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट थी। यानी 1915 में थ्योरी आई और 1919 का जो एक्लिप्स था उसने साबित कर दिया कि उसकी थ्योरी एक्यूरेट थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। यानी आइंस्टीन ने बहुत पहले ही एक्यूरेटली करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही कि भी लाइट जो है वो फिक्स स्टार्स को किस तरीके से किस डायरेक्शन में कैसे चेंज होंगे सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड में, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution। और जो समाचार पत्र थे उन्होंने घोषणा की उनके इस कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा दी। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921। और आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। He was showered with honors and इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और इन्विटेशंस निमंत्रण पत्र मिलने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। एंड लॉडेड बाय द प्रेस। और अब मीडिया में भी उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933। जब नाजी लोग जो है 1933 में जब जर्मनी पर नाजियों का अधिकार हो गया, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टीन जो है वो अमेरिका चले गए। 5 years later 5 साल बाद ही द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन के अंदर जो खोज की थी उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन की, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो वहाँ अमेरिका में जो है इसके बारे में कुछ अफवाहें फैलने लगी, कुछ हलचल हुई, बहुत ज़्यादा उदासी हुई उनको। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। बहुत ज़्यादा लोग जो फासिज्म से जो प्रभावित थे। जस्ट एन आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन ऑटोमिक बम। अब आइंस्टीन इस बात से घबराए कि कहीं ये चीज़ नाजीज को पता चल गई और उन्होंने अगर ऑटोमिक बम बना दिया, परमाणु बम बना दिया, अणु बम बना दिया तो पूरी दुनिया जो है वो विनाश हो सकती है। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग। और एक कलीग, एक उनके जो साथी थे, उनके निवेदन पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन एफ रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको ऑन 2 अगस्त 1939 2 अगस्त 1939 को इन विच ही वार्न, जिसमें कि उन्होंने चेतावनी दी थी। भाई इस समय क्या था, नाजी और फासिज्म दोनों जो एक्टिवेट हो गए, बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए, तो विश्व 2nd वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और अब इनको ये कहीं ना कहीं खतरा जो है वो सता रहा था कि अगर किसी ने भी परमाणु बम बना दिया और अगर उसका प्रयोग कर लिया तो एक बहुत बड़े हिस्से को वो डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और इसी डर से इन्होंने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको लेटर लिखा और उस लेटर में देखो क्या लिखा, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक ही बम एक्सप्लोडेड ए पोर्ट, किसी एक बंदरगाह को उड़ा सकता है, माइट
माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, बहुत अच्छी तरीके से पूरे बंदरगाह का विनाश कर सकता है विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी, इसके साथ साथ उसके कुछ आसपास के क्षेत्रों में भी तबाही मचा सकता है। His words did not fail to have an effect, उनके शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। And the Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own, और अमेरिकन्स ने अपने सीक्रेट गुप्त तरीके से जो है एटॉमिक बम अणु बम बनाने का प्रोजेक्ट बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है उन्होंने जापान की 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 ईस्वी में अणुबम का प्रयोग किया, जहां पर बहुत ज्यादा भयंकर तबाही देखने को मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, और इस तरह के विनाश से आइंस्टीन बुरी तरह से टूट चुके थे, उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा, आघात पहुंचा। दिस टाइम ही रोट अप ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार जो है उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा अमेरिका को, यूनाइटेड नेशंस को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को। इन इट ही प्रपोज्ड फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई एक विश्व स्तरीय सरकार का गठन होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है उसको गवर्न करे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, अब रूजवेल्ट को लिखे लेटर की बजाय सिवाय इस पत्र का कोई भी जो है प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए राजनीति में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अब एक अभियान चलाया निशस्त्रीकरण का कि भाई सभी जो है आर्म्स को एंड करो, शस्त्र जो है समाप्त करो। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी इस लोकप्रियता को एक कैंपेन के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, एक अभियान के रूप में चलाया फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी का यूज किया और उसको जो है एक अभियान की तरह चलाया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, और जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 में 76 साल की उम्र में, he was celebrated as visionary and world citizen as much as a scientific genius, तो उनको सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया एक विजनरी यानी एक दार्शनिक, एक भविष्य दर्शा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और एक पूरी दुनिया के नागरिक के रूप में, किसी एक देश का सिटीजन नहीं होके एक पूरी दुनिया के नागरिक के रूप में, एज मच एज, ठीक वैसे ही एज ए साइंटिफिक जीनियस, जिस प्रकार से कि उनको साइंटिफिक जीनियस के रूप में माना जाता था, उसी तरीके से अब उनकी पहचान एक वर्ल्ड सिटीजन और एक विजनरी लीडर के रूप में हुई। और इस प्रकार से जो है उनका अंत हुआ। 76 ईयर्स तक वो जिए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे कि फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा उन्नति हुई, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई और लोगों की समझ जो है वो बनी, और उन्होंने जो अणुबम था, एटम था, उसको भी बनाने में जो है काफी हद तक उनका सहयोग रहा। इसी बात से वो आशंकित भी रहे, अंत में उनको अफसोस भी हुआ कि भाई ये क्या हो गया, दुनिया किस तरफ जा रही है, यहाँ शांति होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। अपने आखिरी उम्र के अंतिम दशक में उन्होंने इसी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इससे हमें भी ये प्रेरणा लेनी है कि भाई हम कितना भी अच्छा पढ़ लें, कितना भी कुछ भी कर लें, कुछ भी हासिल कर लें, तो कुछ काम हमें भी मानव मात्र के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।